I'm Amit Varidikilor, and good evening to every one of us. This is the class 11th NCRT Constitution at Work. ये उसका चैप्टर नंबर 4 है. It is titled as the executive. एग्जीक्यूटिव आई बिलीव ये हमारी पॉलिटी का सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, इसको समझना ही सबसे मुश्किल होता है. तो इस चैप्टर के अंदर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. व्हाट डज द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स. नाउ इसमें इस एनसीईआरटी में टोटल 10 चैप्टर हैं, तो 6 और बचे हुए हैं. तो बेसिकली अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन वील एक्चुअली शिफ्ट टू दी रेफरेंस बुक. साथ ही साथ हम एक मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं. विल स्टार्ट अगेन विद दी एनसीईआरटी, जो पुराने वाली मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, और उसके बाद फिर हम जो स्पेक्ट्रम वाली रेफरेंस बुक है, छोटी है वो एनसीईआरटी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर है. बिफोर रीडिंग एनी चैप्टर, जनरली स्पीकिंग आपको उसकी समरी देख लेनी चाहिए. कहीं से भी आप खुद उस चैप्टर को स्कैन भी करके उसकी समरी जान सकते हो. नाउ दिस चैप्टर बेसिकली डिस्कसेस अबाउट दी एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव होता क्या है? एग्जीक्यूटिव, देखो, जो सबसे सरल और जो सबसे इजी डेफिनेशन है, अगर आप दिमाग में सोचना चाहते हो, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है गवर्नमेंट. मतलब इट इज नॉट द आइडियल और द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट हाँ, दिमाग में अगर शब्द को समझना है तो गवर्नमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं. बेसिकली एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच होती है जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करती है और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है. सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल अबाउट दिस, कि जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में फ़र्क क्या होता है. लेजिस्लेचर वो होती है जो लॉ बनाती है. तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने लॉ बना दिया कि अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करते हो, रेड लाइट को तोड़ने की कोशिश करते हो, तो 2,000 रुपये का फाइन लगेगा. नाउ एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच जो कि इसको इंप्लीमेंट करती है. यानी कि जैसे कि लॉ को अगर आपने तोड़ दिया, अगर आपने रेड लाइट को ब्रेक कर दिया, तो पुलिस जो होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो आपको बेसिकली अरेस्ट करती है या आपके ऊपर फाइन लगाती है. एंड अगर वो डिस्प्यूटेड है, यानी कि आपको बेसिकली इस बात से समस्या है कि उसने गलत कर लिया या कुछ और हो गया, तो आप जुडिशरी के पास जाते हैं, जो कि जुडिशरी इंटरप्रेट करती है कि बेसिकली लॉ के अंदर जो लिखा गया था उसका मतलब क्या है, उसका क्या मतलब नहीं है. सो एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट बेसिकली एक प्रकार से सिमिलर चीज होती है, जनरली स्पीकिंग. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव दो टाइप का होता है. ओके, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है दो. एक तो सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो कॉल्ड एज द टेम्पररी. पॉलिटिकल हो गया या फिर टेम्पररी मान लीजिए. एंड द सेकंड वन इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो पर्पस है वो आप सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, बिकॉज परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस. सो एक तो पॉलिटिशियंस होते हैं, दोज आर द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देन दे डिसाइड, पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, कामों को डिसाइड करते हैं. और उसके पीछे जो होते हैं आईएएस और आईपीएस होते हैं, जो कि प्राइमरली स्पीकिंग डे टू डे इन सबको चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ पूरे अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो प्राइमरली दो मेजर और फिर उन दोनों में उनका कोई मिक्स और मिक्सचर करके बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है. वन इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अनदर इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट्री सिस्टम. इसके अलावा या तो सेमाई प्रेसिडेंशियल है या सेमाई पार्लियामेंट्री है, यानी कि दोनों के फीचर्स यूज करता है. नाउ ये हमारे पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले इसको करके चलते हैं, फिर हम वो बुक को पढ़ते हैं. व्हाट एग्जैक्टली डज द वर्ड प्रेसिडेंशियल मीन्स? प्रेसिडेंशियल. एंड व्हाट एग्जैक्टली डज द वर्ड पार्लियामेंटेरियन मीन्स? पार्लियामेंटेरियन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है. जो गवर्नमेंट है वो तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है. वन इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेचर, वन इज कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिव एंड अनदर इज कॉल्ड एज द जुडिशरी. तो जो ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो रिलेशन होता है, उससे डिफाइन होता है कि वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंशियल इज अ सिस्टम विच इज फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड पार्लियामेंट्री इज अ सिस्टम फॉलो बाय द यूनाइटेड किंगडम और इंडिया. सी, इंडिया हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं, और यूके हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो भारत से सिमिलर है, और यूएसए हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो भारत से डिफरेंट है. राइट, दीज आर द थ्री रीजंस वाई हम इन तीन पर्टिकुलर कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपैरेटिव एनालिसिस में यूजुअली रोज डिस्कस करते ही रहते हैं. नाउ प्रेसिडेंशियल का मतलब होता है कि जो लोग लेजिस्लेचर के होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल जो कि लोग एग्जीक्यूटिव के होते हैं. यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जो होती है कंट्री की, वो जो लॉ बनाने वाले होते हैं उनसे डिफरेंट होती है. एंड जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस सिस्टम इन दैट कंट्री ऑल्सो. तो ये जो तीनों के बीच में जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जो डिफरेंस है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसा जब होता है तो इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ ऐसा नहीं है, देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर भी प्रेसिडेंट हो सकता है. तो ये शब्द का ये मतलब नहीं है कि दैट इज पर्टिकुलरली ओनली मीनिंग टू दैट. यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, इसको पार्लियामेंट ही कहते हैं. दिस इज दी, मतलब एक प्रकार का वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉ बनाती है. तो यूएसए में भी अगर हम बात करें, तो यूएसए के अंदर वहाँ पर लेजिस्लेचर है. सो देर इज अ लोकसभा जिसको वो हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. देर इज अ राज्यसभा जिसको वहाँ पे सेनेट कहा जाता है. तो हाउस ऑफ पीपल के बाद वहाँ पर 435 लोग हैं उसके अंदर, और उनकी एक सेनेट होती है. सेनेट यानी कि एक प्रकार की राज्यसभा, उसमें बेसिकली 100 मेंबर्स होते हैं. देन उसके बाद उनके एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट. नाउ
वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो उनके लेजिस्लेचर वाले सेक्शन से नहीं आता, उसको सेपरेट अलग से इलेक्शन करवा के इलेक्ट करते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट जब बन जाता है सो वो अपनी मिनिस्ट्री चुनता है, यानी कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए उसको कुछ लोगों की जरूरत है। दोज पीपल आर कॉल्ड एज द मंत्री एक प्रकार से। यूएसए में जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है जिसको कहते हैं सेक्रेटरीज। तो जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उसी प्रकार से वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता है। हमारे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, उसी वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस होता है। वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी फर्क है, बाकी काम इनका सेम होता है। एंड देन देर इज अ जुडिशरी जो कि सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। पार्लियामेंट्री या यूके और इंडिया में जो फॉलो होता है वहां पे ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। सो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? बेसिकली लोकसभा प्लस राज्यसभा को यूनियन लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो लोकसभा के जो 543 पीपल हैं और उसके बाद राज्यसभा के जो 245 लोग हैं, इनको मिला के बोला जाता है ये हो गए लेजिस्लेचर, राइट? दिस इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेचर। नाउ इन इंडिया एंड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज अ सिस्टम कि जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो यहीं से चुने जाते हैं। विल एक्चुअली चूज इट फ्रॉम राइट हियर ऑनवर्ड्स। इन्हीं लोगों में से, ये जो 788 लोग हैं, इन्हीं में से एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उसी इन्हीं लोगों में से वो अपने मिनिस्टर्स को चुन लेता है, जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। सो एग्जीक्यूटिव ऑल्सो बेसिकली कम्स फ्रॉम द सेम सेक्शन ऑफ द पीपल। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पर भी जुडिशरी की तरह हमारे यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट रहती है एक अलग से, जो कि सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है। नाउ इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर आर टू वेज टू डू इट। या तो पार्लियामेंट के ऊपर कोई मोनार्क हो सकता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है, या फिर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट भी रख सकते हैं। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सेरेमनी के लिए है, सेरेमोनियस रोल है, सिंबॉलिक रोल है। जो ट्रू पावर है वो रहती है प्राइम मिनिस्टर के अंदर। वेयर व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यहाँ पर जो एक्चुअल पावर है वो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक प्रेसिडेंट नहीं होता है, एक्चुअली में उसके पास पावर होती है। हमारे यहाँ पे जो एक्चुअल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट जो सिंबॉलिक पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। सो ये डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल और द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव वाला जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। तो जहां पर भी कहीं बात हो कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर होगा वहां पे। और जहां पर कहीं पर बात हो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, वहां पे मतलब प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होगी। इसके अलावा देर आर ऑब्वियसली सम कंट्रीज जो कि सेमाई प्रेसिडेंशियल या फिर सेमाई पार्लियामेंटेरियन, दो प्रकार का सिस्टम होता है, सेमाई प्रेसिडेंशियल या फिर सेमाई पार्लियामेंटेरी, उसको फॉलो करते हैं। विच जस्ट मीन्स कि दोनों फीचर्स होंगे उनके उधर, पार्लियामेंट भी होगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनता होगा, प्रेसिडेंट भी बनता होगा। सेमाई प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और सेमाई पार्लियामेंटेरियन में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है। आप इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो, लाइक प्रेसिडेंट इज कनेक्टेड टू द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाए तो इसका मतलब प्रेसिडेंट पर ज़्यादा पावरफुल है, और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला जाए तो समझ लो कि प्रेसिडेंट या सिंबॉलिक हेड कोई होता होगा, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, राइट? तो लेट्स सी कि अब हमारी एनसीईआरटी बेसिकली क्या कहती है, उसको चैप्टर को पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस चैप्टर से हमें एक तो पार्लियामेंटेरियन और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस पता चलेगा, और फिर ये पता करेंगे कि अगर ऐसी बात है तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, उसका क्या रोल है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। नो द कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जो सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके बारे में पता चलेगा। एंड इंपॉर्टेंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन होगा। सो इफ यू हैव नॉट रन इट, एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हु इज इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल? यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे, स्कूल या यूनिवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्यों ले जाते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट हो, स्कूल हो, इवन देश के बारे में बात करें, देयर आर गोइंग टू बी समबडी हु हैज़ टू टेक डिसीजंस और उसको काम करवाना पड़ता है। इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस, और जो बड़े डिसीजंस होते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग हो जाती है। नाउ एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज अ बॉडी हु फंक्शन एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव आपने सुना होगा कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके वहां पे सीईओ होता है, उसके सबसे टॉप पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक प्रकार से आईएएस भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो आईएएस जो होता है वो एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। सो कुछ ऑफिस होल्डर्स पॉलिसी, रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, और कुछ ऑफिस होल्डर्स प्रतिदिन के, डे प्रतिदिन के जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सो वर्ड एग्जीक्यूटिव का सिर्फ ये मतलब होता है वो लोग जो लुक आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। नाउ गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी वन बॉडी
पॉलिसी डिसीजंस लेती है, रूल्स और रेगुलेशंस को डिसाइड करती है और एक करती है उसको इम्प्लीमेंट। सो जो गवर्नमेंट का ऑर्गन जो कि इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के काम में लगा रहता है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, राइट? दैट इज द थिंग। एक प्रकार से जनरली स्पीकिंग जब हम एकेडमिकली बात करते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसके तीन ऑर्गन हो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों की तीनों चीज कंबाइन करके गवर्नमेंट बनती है। हावेवर जब हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर में बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में जो गवर्नमेंट जब वर्ड लिखा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव, इसको बारे में बात कर रहा है कि ओनली एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव को ही वो गवर्नमेंट कह देते हैं। वो उस समय लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को लेमन लैंग्वेज में डिस्कस नहीं करते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव का प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो कि लॉज को और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए होती है, और यही एग्जीक्यूटिव जो होता है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। अब देखो मैं इसको एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करेंगे इसको समझने की हमारा देश किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे ले लेते हैं मौका। तो लोकसभा बन गई, राज्यसभा बन गई, ठीक है, दैट इज इजी। ये बन गई लोकसभा और राज्यसभा। ये लोग हो गए इकट्ठे 788, ये लोग बनाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ इसके साथ इसी में से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में मेजोरिटी होती है उसके लीडर को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। दैट पर्सन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास चॉइस होती है अपने खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनने की। दैट पर्सन विल चूज सर्टेन मिनिस्टर्स, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ऑफ माइंस, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब सब कुछ अपने जितने भी मिनिस्टर उसको बनाने वो बना सकते हैं। इनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, या फिर आप इसको सरल भाषा में कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय दिस। ये जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं कि हमें देश में क्या करना चाहिए, किस देश से हथियार खरीदने चाहिए, किस देश के साथ किस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, देश में कौन सी पॉलिसीज चलेंगी, देश में किस प्रकार की क्या नाम है एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कहाँ पर स्कूल बनने चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना पैसा जाएगा, एयरपोर्ट कहाँ पे बनेंगे, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज द पॉलिसी डिसीजंस। एंड ऑल दीज पॉलिसी डिसीजंस आर बेसिकली टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद। ये डिसीजंस लेने के बाद इसको एक प्रकार से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं आईएएस और आईपीएस जो होते हैं, राइट? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया और वो बेसिकली आईपीएस को फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इन्होंने कोई पॉलिसी बना दी, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम बना दिया, उसको अनाउंस करने के बाद उस आईएएस को वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है गवर्नमेंट की जो कि लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है, राइट? सो बात हो गई। द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कभी उसको कोई प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, कभी प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, कई जगहों पे सेक्रेटरी कहते हैं, कई जगहों पे मिनिस्टर्स कहते हैं, दैट इज इट। सम कंट्री में प्रेसिडेंट्स हैं, जर्मनी में उसी को बेसिकली चांसलर कह देते हैं। सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, सिर्फ उनको नहीं कहते हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा इसमें बना के दिखाया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोज आर नॉट द सोल, सिर्फ उसको एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये कंबाइंड एग्जीक्यूटिव है। दिस इज ऑल एज द कंबाइंड एग्जीक्यूटिव। हाँ, जनरली जब हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक छोटा सा एक चैप्टर आता है बस। तो जनरली जब भी आप किताब में लक्ष्मीकांत में या किताब में एग्जीक्यूटिव पढ़ो ना, सो दे वुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ग्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच विद हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर सेटल ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जो ये आईएएस और आईपीएस यानी ब्यूरोक्रेसी जो होती है इसको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आई थिंक दैट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग टू डी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव? ये दो प्रकार का सिस्टम बताते हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल है और प्राइम मिनिस्ट्रियल वाला सिस्टम है। कि एक जगह तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बारे में सुन रखा है, फिर क्वीन क्वीन तो की डेथ हो गई है, बेसिकली किंग ऑफ इंग्लैंड है। बट द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाम सेम है, देर इज अ यूएसए प्रेसिडेंट एंड देन देर इज एन इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो। हावेवर इन दोनों के पास पावर और इन दोनों के फंक्शंस का इंटायरली डिफरेंट होती हैं। उसी प्रकार से जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, क्वीन तो कट गई अब तो किंग रह गया, जो किंग ऑफ इंग्लैंड है और जो किंग ऑफ भूटान है, इन दोनों के पास भी डिफरेंट पावर है। तो बेसिकली दोनों का नाम एकदम सिमिलर हो सकता है। इंडिया और फ्रांस दोनों में प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन दोनों के प्राइम मिनिस्टर की अलग पावर है। लेट्स से क्या करते हैं, विल ब्रीफली आउटलाइन द नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और जो सारी की सारी पावर होती है, गवर्नमेंट की पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, वो प्रेसिडेंट के हैंड में होती है। सिमिलरली इसको मार्क करते हुए चलते हैं। कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे क्वीन एलिजाबेथ टू इज द फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जैक्ट सेम सिस्टम यूनाइटेड किंगडम में और ऑस्ट्रेलिया में भी फॉलो होता है। सो मैं बना के दिखाऊं, बना के दिखाते हैं इसको, और क्या करेंगे भाई। यहाँ पे देखो, सो यूनाइटेड किंगडम और कनाडा
और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है, दे आर डेमोक्रेसी। इसका अर्थ हुआ कि भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या जो रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज़ इलेक्टेड, दे आर पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इनका लेजिस्लेचर और इनका एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से ओवर आर्किंग करता होगा, एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि यहाँ पे एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो किया जाता है और यहाँ पर एक प्रकार का राजा भी है। सो यहाँ पर एक ये लेजिस्लेचर बना लेंगे, दे विल मेक अ लेजिस्लेचर, देन दे विल इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर प्लस द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ये सब के सब काम करेंगे। बट इस लेजिस्लेचर के ऊपर एक मोनार्क भी होगा, देयर वुड बी समबडी हु वुड बी कॉल्ड एज द किंग ऑल्सो, दे वुड डू ऑल द वर्क इन द नेम ऑफ द मोनार्क। मोनार्क के राजा के नाम पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट किया करेगी। एक ऐसा ही सिमिलर सिस्टम वी हैव ऑल्सो फॉलोइंग द सेम सिस्टम, बट रादर देन द मोनार्क, हम मोनार्क को हटा के यहाँ पर रखते हैं प्रेसिडेंट को। तो इस समय कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया है वो ब्रिटेन के राजा को ही बेसिकली अपना राजा मानते हैं। उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सेरेमनी थिंग, ठीक है, सिर्फ और सिंपल एक सेरेमोनियस थिंग है, इसका कोई कनेक्शन स्पेसिफिकली नहीं रहता है। अगर कनाडा का लेजिस्लेचर कोई लॉ पास करता है तो उसको ब्रिटेन के राजा को साइन नहीं करना पड़ता है, वो बेसिकली ब्रिटेन के अंदर ही, सॉरी, कनाडा के अंदर ही एक वाइसरॉय होता है, उसको वो साइन करता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो पार्लियामेंट है, जब वो किसी लॉ को पास करता है तो वो ब्रिटेन के राजा के पास साइन करने के लिए नहीं जाता हैं। ये दोनों के दोनों कंट्री एंटायरली इंडिपेंडेंट, यूनाइटेड किंगडम से कोई रिश्ता नहीं है एक्सेप्ट वन, कि वो यूनाइटेड किंगडम के राजा को अपना सेरेमोनियसली राजा मानते हैं। उसका कोई डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं है, लॉ पे साइन उसको नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों पे एक जगह पे वाइसरॉय होते हैं जो कि लॉ को फाइनली साइन करते हैं। हमने भी ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रखा है। एक हमारा लेजिस्लेचर है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, जिनके पास एक्चुअल पावर एग्जिस्ट करती है। और ये जो एक्चुअल पावर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के नाम पर एग्जीक्यूट की जाती है। सो वी आर ए डेमोक्रेसी, वी आर ए पार्लियामेंटेरियन, बट वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल, बट मोनार्की नहीं है, यहाँ पे हो गया रिपब्लिक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। ये वर्ड रिपब्लिक भी बहुत ही सरल है, इसका सिंपल मतलब होता है जहां पर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो। तो ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वालों ने यहां पर इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक किंग को बना दिया गया है, वेरएज हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, और जो कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशियली एक प्रकार से किंग इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर इट। हाँ, इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल। वहां पर फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल है, तो प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट करता है और प्रेसिडेंट भी, और दोनों एक दूसरे के साथ पावर शेयर करते हैं। देखो, यूएसए प्रेसिडेंशियल, ऑल पावर इन हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्ट्रियल, या फिर क्या कहते हैं, पार्लियामेंटेरियन, ऑल पावर इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नो पावर इन द हैंड ऑफ द किंग। और फ्रांस जो है सेमी प्रेसिडेंशियल, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट करता है, प्रेसिडेंट भी एग्जिस्ट करता है, और एक दूसरे के साथ पावर शेयर करते हैं। इंडिया पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पावर होती है। सो प्रेसिडेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, बट उनको डिसमिस नहीं कर सकते। जापान के पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां पर एक राजा होता है, यूनाइटेड किंगडम तरीके का सिस्टम है, एम्परर उसका हेड है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो जापान इज ऑल्सो एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम कॉन्टेक्स्ट। जापान जो है वो भी एग्जैक्टली यूनाइटेड किंगडम वाला सिस्टम फॉलो करता है। ग्रेट, चलिए, इटली में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वहां पर भी ड्यूअल सिस्टम है फ्रांस की तरह। रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है। जर्मनी हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट वहां पर सेरिमोनियल हेड है और चांसलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि जर्मनी का सिस्टम एग्जैक्टली इंडिया की तरह एग्जिस्ट करता है। नाउ इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। व्हाट इज दिस? अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब पढ़ेंगे तो आपको जनरली पता चलेगा कि भाई जो ये स्टेट होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड जो स्टेट है हम सुनते हैं, इसके चार एलिमेंट्स होते हैं। वन इज द पॉपुलेशन, सबसे पहले एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके बाद एक टेरिटरी होनी चाहिए, टेरिटरी के बाद एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी के बाद एक प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब ये चारों की चारों कंडीशंस मीट करती हैं, उसी चीज को हम स्टेट कह सकते हैं, राइट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो दो चीजें हैं, कई जगहों पर ये जो स्टेट है इसका हेड होता है, ठीक है, कई जगहों पर ये जो गवर्नमेंट है इसका भी हेड अलग से होता है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसपे सेम आदमी
हेड ऑफ द स्टेट का भी काम करता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का भी काम करता है, तो प्रेसिडेंट ही दोनों का काम कर रहा है, यूएसए वाला। और इंडिया में अलग अलग बनाया हुआ है, हमारा हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ द हेड, पूरे के पूरे देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट हेड है वो प्रेसिडेंट है, और हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो इन द सिस्टम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज पावरफुल बोथ इन थियरी एंड द, यहाँ पे प्रेसिडेंट, सॉरी ये यूएसए वाले सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, थियरी में भी प्रैक्टिस में। कौन कौन से हैं? यूएसए, ब्राजील और जनरली लैटिन अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं वो इस प्रकार का सिस्टम फॉलो करते हैं। ये देखो यहाँ पे वैसे ये वाला मैप अगर हम देख लें तो हमें पूरा का पूरा समझ आ ही जाएगा। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं बच्चों, या तो कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर देख लो या इंडिविजुअल लीडरशिप के ऊपर। ये यूएसए वाला और ब्राजील वाला और लैटिन अमेरिका वाला, ये इंडिया वाला, यूके वाला, जापान वाला, जर्मनी वाला, पार्लियामेंटेरियन वाला। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग पार्लियामेंट का मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। जनरली ये वो आदमी होता है जो कि पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी का लीडर हो, और ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल भी होता है, यानी कि पार्लियामेंट इससे सवाल जवाब कर सकता है। हेड ऑफ द स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, राजा को हेड ऑफ द स्टेट बना दोगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलेंगे, और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बना दोगे तो उसको पार्लियामेंट्री रिपब्लिकल बोलेंगे। बट दोनों सिचुएशन में होते वो सेरिमोनियल आदमी है, मतलब कि उनके पास पावर नहीं होती है, दे आर जस्ट देयर एज ए सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट दोनों काम है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। और क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है तो इसका मतलब वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, तुम मोनार्क को इलेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, और प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो ये दोनों रीजन, इसीलिए इनके पास पावर नहीं है, बिकॉज मोनार्क कैन नॉट बी चोजन बाय द पर्सन पीपल, एंड प्रेसिडेंट हमारे देश में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते, तो इनके पास से पावर छोड़ के उस आदमी के हाथ में पावर दी गई है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होता है। President is usually directly elected by the people in the presidential system, hence they get all the power, and वो legislature को accountable नहीं होता है। मीन्स अगर आप कभी सोचेंगे तो आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर कभी ना कभी देखा ही होगा, है ना, आवाज आता है, अब प्राइम मिनिस्टर बेसिकली बात करते हैं, स्पीच देते हैं उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। लेकिन कभी यूएस प्रेसिडेंट को आपने कभी भी फोटो में या किसी वीडियो में जनरली स्पीकिंग प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर स्पीच करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं होते। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और ज़्यादातर पार्लियामेंट्री सिस्टम में या तो एक प्रेसिडेंट होता है या मोनार्क होता है, जो कि नॉमिनल अर्थात नाम का हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब कि वो सिंबॉलिक हेड है, सेरिमोनियल हेड है। ऐसे सिस्टम में प्रेसिडेंट और मोनार्क का जो रोल है वो सिर्फ सेरिमोनियल है। असली में जो ये प्राइम मिनिस्टर है और इसकी जो कैबिनेट होती है ये पावर को करते हैं। जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली पता नहीं क्यों नहीं लिखा, बट हमारा काम तो भाई भारत है। भारत एक्चुअली में एक ऐसा सिस्टम जो फॉलो करता है। बाकी फिर यार उसके बाद सेमी प्रेसिडेंशियल उसी के वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे फ्रांस ले लो, रशिया ले लो और श्रीलंका ले लो, ये ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं जहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसमें क्या है, ऐसा कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है, इसमें दोनों लोगों के पास पावर थोड़ी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन। इंडिया पहले से ही ये पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता था। एक तो ब्रिटिशर्स वैसे ही 200 साल से रूल कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने 1909 के बाद वो सिस्टम जो था, जो उनके वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, उसका कोई ना कोई वर्जन स्टार्ट कर दिया था। और वेरी प्राइमरली 1919 और 1935 एक्ट के तहत ये चलना भी स्टार्ट हो गया था। सो व्हेन वी वर डूइंग इट, व्हेन वी वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑलमोस्ट ऑलरेडी हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस। सो एग्जीक्यूटिव जो था इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता था बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी ये चाहते थे कि जो आदमी गवर्नमेंट का हेड हो वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दैट दे ही शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल। एक बार यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए ना तो उसको 4 साल में कभी भी हटाया नहीं जा सकता। वेर एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर लेजिस्लेचर चाहता हो तो। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज पुट एक्स्ट्रा ऑन द गवर्नमेंट, वो उसको अपनाने के लिए वी फॉलोड द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाला ऑप्शन था हमारे पास, वो डिस्कस भी किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट वहां पर थोड़ी सी ज़्यादा पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के हाथ में, और ऐसे में थोड़ा सा पर्सनैलिटी कल्ट भी डेवलप हो सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था कि यार ऐसा ना हो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच स्ट्रांग तो होनी चाहिए, पर पर्सनैलिटी कल्ट के एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में पावर देना थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी।
व्हाट इट मीन्स टू से कि ऊपर तो होता ही है कि पार्लियामेंट से बेसिकली प्राइम मिनिस्टर आ गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए। सिमिलर सिस्टम नीचे भी एग्जिस्ट करता है कि नीचे विधानसभा बनती है और विधानसभा से चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो वो दोनों के दोनों स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और नेशनल लेवल पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो ये सिस्टम में प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ द स्टेट है हमारे, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये गवर्नमेंट को रन करते हैं। सिमिलरली स्टेट लेवल पर भी सेम सिस्टम है। एक गवर्नर होते हैं जो कि हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट होते हैं, और चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट को रन करते हैं, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। बेसिकली आर्टिकल 54 ये कहता है कि देश की एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन एक दूसरा आर्टिकल है 74.1, ये आर्टिकल बोलता है कि प्रेसिडेंट जब भी एग्जीक्यूटिव का कोई काम करेंगे तो वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करेंगे। इन रियलिटी प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज तभी करता है जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं, वो जब इनको कोई एडवाइस देता है। ठीक है, ये वाली बात को ध्यान रखना, तो थोड़ा कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अगर लिटरल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, हु इज एग्जीक्यूटिव हेड, सिर्फ इतना लिखा हो, हु इज एग्जीक्यूटिव हेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन हुज द एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट्स, वेस्ट किस में करती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एम्बिग्विटी द आंसर इज प्रेसिडेंट। ये इसमें कोई डिबेट नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर रहती प्रेसिडेंट के अंदर है, बट क्योंकि एक दूसरा आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट कुछ भी करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे, तो हेंस एक्चुअली पावर वहां पे है। बट वो एक्चुअल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पेपर में ये पूछेंगे कि एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ये मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बेसिकली एमएलएज जो हैं देश के और जो एमपीज जो हैं देश के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी कोई भी नहीं करता। प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करना आसान नहीं है, वो इम्पीचमेंट से रिमूव किए जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है वो भी हम करेंगे। और सिर्फ एक ही रीजन है प्रेसिडेंट को हटाने का, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर दे। व्हाट एग्जैक्टली इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड। आज तक वो कभी ट्राई भी नहीं किया, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना हो तो वो तभी कर सकते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं। बट वो ना अभी आज तक कभी किसी ने पूछा है, ना कभी ऐसा कोई केस हुआ है जिसमें हमें ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट को हटाने की जरूरत पड़ेगी। सो दिस हैज नेवर बीन रिटन एंड नेवर बीन डिस्कस्ड लीगली। चलिए, नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड होता है। फॉर्मल सेंस में प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर होती है। लेकिन कोई भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, असली में ये जितनी भी पावर होंगी, दे वुड बी यूज ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हैव सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर जो है वो है रियल एग्जीक्यूटिव, इनके पास है असली पावर, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेसिडेंट को ये फॉलो करनी पड़ती है एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। मोस्ट ऑफ द नहीं, ऑल। एक्चुअली में यहाँ पे लिख दीजिए थे ऑल। ऑल देखो ऊपर लिखा भी हुआ था, हमने यहाँ पे किया। डू यू नो व्हाट द वर्ड शैल मीन्स? तो ये आर्टिकल नंबर 74.1 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस। शैल का मतलब होता है कंपल्सरी, कि जब भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ बोलें वो एडवाइस बाइंडिंग होगी। द प्रेसिडेंट विल हैव टू डू दैट स्पेसिफिकली। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन आएगा, तभी भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देन अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट जो भी करेंगे वो शैल, मतलब कि मैंडेटरी है, बाइंडिंग है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट के पास खुद की कोई डिस्क्रिशन, खुद की कोई विल भी है, खुद कुछ कर सकते हैं? नाउ स्पेसिफिकली ये करेक्ट इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि 100% है, ये 100% के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। देर आर सम थिंग्स जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से ले सकता है, और प्राइम मिनिस्टर के पास ऑब्लिगेशन होती है कि वो सबकी सब इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दे जो भी उनको चाहिए। द प्रेसिडेंट राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर, और जो भी कंट्री के पास जो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके बारे में उनसे डिस्कशन कर सकता है। बिसाइड्स दैट देर आर 3 सिचुएशंस, 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ता है अपनी डिस्क्रिशन के बेसिस पे, मतलब कि किसी से पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, ही वुड हैव टू डू इट ऑन हिज ओन। पहली प्लेस में प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसीडर द डिसीजन।
तो एक तो सबसे पहला फर्स्ट केस ये है रिकंसिडरेशन। भाई प्रेसिडेंट के पास कोई एडवाइस गई है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अपनी मर्जी से उसको वापस भेज सकते हैं रिकंसीडर करने के लिए कि मुझे गलत लग रहा है या सही लग रहा है, एक बार आप इसको फिर दोबारा से डिस्कस करके बताएं। सो इन डूइंग दिस प्रेसिडेंट को अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये किसी ने बोला थोड़ी ना कि आप इसको रिकंसीडर करवाइए, अपनी खुद के पास खुद की पावर है ये वाली। मैन द प्रेसिडेंट थिंक कि भाई कोई फ्लॉ है, कोई लीगल लैक्यूना है या कंट्री के इंटरेस्ट की बात है, तो प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद ने, आप इसको एक बार रिकंसीडर कीजिए। दो, अगर दोबारा से मंत्रिपरिषद ने दोबारा से वो वापस भेज दिया, तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस करता है, एक टाइम एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। तो वैसे प्रेसिडेंट अगर एक बार रिकंसिडरेशन के बाद सेम एडवाइस वापस आ जाए, देन ही इज ऑब्वियसली बाउंड टू एक्ट टू द एडवाइस। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजे तो कोई जबरदस्ती की जिद लगाएगा। ये रिकंसिडरेशन कोई माइनर रिकंसिडरेशन नहीं है, दिस इज सेंड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब आप समझ लीजिए कि मना ही कर दिया एक प्रकार से प्रेसिडेंट ने, मोटा मोटी। सेकंड, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है बिल को वीटो करने की। तो जैसे लोकसभा में कोई बिल पास किया, फिर राज्यसभा में किसी बिल को पास किया, और उसके बाद वो बिल गया प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब उसको साइन करते हैं, विच इज इन फॉर्मल लैंग्वेज कॉल्ड एज द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तभी वो बिल लॉ बनता है। नाउ प्रेसिडेंट हैज ए वीटो पावर। वीटो का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं उसको साइन करने से, और अगर साइन नहीं करेंगे तो वो लॉ नहीं बनेगा। अब दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो स्पेसिफिकली मनी बिल्स, मनी बिल्स को बेसिकली वीटो नहीं कर सकते। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को भी वीटो नहीं कर सकते, वो इत्तेफाक से स्टडी क्या नाम है इसमें मेंशन नहीं है। एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर इज असेंट, और उनका साइन करना और उनके ऑफिस की मोहर लगाना, उसको कहते हैं असेंट करना, उसके बाद ही वो लॉ बनता है। तो जरूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट उस बिल को भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं पार्लियामेंट में। ये वीटो पावर थोड़ी सी लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट अगर दोबारा से पास करके भेज देगा तो प्रेसिडेंट को फिर मतलब मैंडेटरली अपना असेंट देना ही पड़ेगा। हावेवर देयर इज नो मेंशन कि प्रेसिडेंट को कितना टाइम चाहिए बिल को रिकंसिडरेशन भेजने के लिए। इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को अपनी टेबल पे रखे रखे बिना किसी टाइम लिमिट के लिए। सो बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट से कोई बोल नहीं सकता कि इसको साइन करना है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपनी टेबल पर रख दिया, उसको कभी साइन करके दिया ही नहीं, तो एक प्रकार से अपनी जेब में डाल लिया बिल को। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। और सपोज करो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया तो एक्शन लिया जा चुका है। वो बिल अगर वापस पास होकर दोबारा आ गया तो उसको साइन करना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो उन्होंने उस बिल को पास करने से मना कर दिया था, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सस्पेंसिव। एक प्रकार से सस्पेंड तो कर दिया था उन्होंने लॉ बनने से, वो दोबारा से अगर पास हो जाता है तो बन जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन इज बेसिकली सर्कमस्टेंशियल। तो ये दो तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, तीसरी होती है सर्कमस्टेंशियल। क्या होता है कि फॉर्मली स्पीकिंग प्रेसिडेंट इज द वन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अगर ऑफिशियली पूछा जाए कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट, प्रेसिडेंट करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस लीडर के पास फुल फ्लेजेड मेजोरिटी का सपोर्ट होता है उसको प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया जाता है। तो कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे, डिस्क्रिशन का कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके पास भी 543 में से 272 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको अपना लीडर बता दें, उसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस विद दैट कि अपनी मर्जी से किसी को बना सकते हो, किसी को अपने और को अपॉइंट करो। हावेवर अगर इलेक्शन के बाद कोई भी लीडर नहीं है जिसके पास मेजोरिटी है, ठीक है, कुछ अलायंस वलायंस बनाने की कोशिश की है लेकिन बन नहीं रही है, और दो तीन लीडर बोल धम वो दे रहे हैं, ऑफर मार रहे हैं कि यार हम बना लेंगे हम बना लेंगे, यहां पे प्रेसिडेंट के पास चॉइस होती है कि किसी इन दो या तीन में से किसी एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपनी खुद की डिस्क्रिशन यूज करनी पड़ती है कि यार इनमें से जो सब क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास भी हम कर लेंगे, हम 280 से ज्यादा लोग, 270 से ज्यादा लोग ले आएंगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ मुझे बनाओ, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की खुद की चॉइस लगेगी डिस्क्रिशन की कि लेट्स से कि कौन कर सकता है, हु कैन फॉर्म द मेजोरिटी, हु कैन एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, मैक्स टू मैक्स एक या दो लोगों के बीच में चॉइस होगी, एक या दो लोगों के बीच में चॉइस होकर उसको कर लेंगे। सिंस 1989 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस थोड़ा सा है, तो उसकी वजह से प्रेसिडेंशियल ऑफिस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है। 1989 से 1998 तक टोटल 4 इलेक्शंस हुए थे जिसमें से किसी भी पार्टी के फुल फ्लेजेड मेजोरिटी नहीं आई थी। तो इस सिचुएशंस में हमेशा प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी थी, राइट? या फिर डिसोल्यूशन करना पड़ गया था लोकसभा का। सो प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल कंडीशंस।
बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो अगर मेजोरिटी आ गई तो प्रेसिडेंट उसी को बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जो कि मेजोरिटी का लीडर होता है। सो प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल पावर होल्डर एंड ए सेरिमोनियल हेड ऑफ द नेशन। तो सवाल ये है कि फिर बना क्यों रखा है? जब मोर और लेस पावर्स नहीं है तो क्या पर्पस है बनाने का? एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो बनती है, जो कि एक्चुअल गवर्नमेंट है, उसको चाहिए लेजिस्लेचर में मेजोरिटी का पावर। अब क्या है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। इट कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, दे कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी भी हट सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि फिक्स्ड टर्म है, वो चाहिए होता है हमको एक्स्ट्रा, ताकि वो किसी भी समय में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके। और सिंबॉलिकली अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स में थोड़ी सी क्या नाम है एम्बिग्विटी चल रही हो, पॉलिटिक्स में थोड़ी सी क्या नाम है सेंसिटिविटी चल रही हो, कुछ रेडिकल चेंजेस होने वाले हों, तो एटलीस्ट पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल एग्जिस्ट करता रहे, जो कि हमारे देश की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को कंटिन्यू रिप्रेजेंट करे, उसको मेंटेन करता रहे। दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। सो बाकी कोई क्लियर मेजोरिटी ना हो तो प्रेसिडेंट के पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि किस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। राइट, ग्रेट। चेक योर प्रोग्रेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम, इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट, दैट इज प्राइमली इस चैप्टर का मेन फोकस यही होना चाहिए था, बट हमने प्रेसिडेंट से स्टार्ट कर दी। Obviously, no discussion of the government or the politics is complete without mentioning one office, which is the Prime Minister of India. Now, हमने पहले भी देखा है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर को सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करता है जब एडवाइस आती है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर से, एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स होती है दैट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होता है वो बन जाता है। जनरली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑल्सो मेक्स प्राइम मिनिस्टर पावरफुल। देखिए, इसका कहने का क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है उसकी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी हो पार्लियामेंट के अंदर। दैट इज नॉट नेसेसरी। तो हो सकता है, जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो कोई रिपब्लिक पार्टी से आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएं, हो सकता है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो ज़्यादा मेजोरिटी में हो, या फिर इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। बट इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है जिसकी लेजिस्लेचर में मेजोरिटी होती है। सो फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कांग्रेस पार्टी एक सिंगल डोमिनेशन पार्टी थी भारत के अंदर, तो वो लोकसभा में मेजोरिटी थे और उसके लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते थे। 1989 के बाद बड़े सारे से ओकेजन्स हैं जहाँ पे किसी भी पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी नहीं आती, तो जनरली बड़ी सारी सी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे आके एक कोएलिशन बना लेती है, और वो फिर कोएलिशन डिसाइड करती है मिलके कि उनमें से किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो लीडर जिसके पास भी सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है, इन द एंड ऑफ द डे द कॉन्सेप्ट इज दैट कि 543 में से 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, लोकसभा के मेंबर से सपोर्ट लेना है, जिसके पास भी वो सपोर्ट हो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर is appointed by the president, then prime minister chooses his own ministers। प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी मर्जी से किसी भी 788 लोगों में से किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रैंक मिलेगी, पोर्टफोलियो का मतलब कि कौन सा काम, डिफेंस का काम करोगे, फाइनेंस का काम करोगे, एग्रीकल्चर का काम करोगे, वो उनके पास है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीनियोरिटी और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर की रैंक मिल जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। फिर जो सबसे सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, सबसे सीनियर वालों को बना देंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 30 लोग होते हैं। इट्स नॉट अ फिक्स नंबर, बट 29, 30, 31 ऐसे हो सकते हैं। फिर उसके बाद बन जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये राज्यों के मिनिस्टर नहीं होते हैं, दिस इज स्टेट एज इन द इंडियन स्टेट। ये दो प्रकार के हैं, एक तो कुछ लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं और कुछ लोग किसी दूसरी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। एंड देन देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द डेप्यूटी मिनिस्टर टू। किसी को बेसिकली डेप्टी मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। सो प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब के सब जनरली पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। देर इज एन ऑप्शन ऑल्सो कि कभी कभी बिना पार्लियामेंट के मेंबर बनाए भी क्या नाम है मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पर वो 6 मंथ्स की उनको लेवरेज मिलती है। विद इन 6 मंथ्स दैट पर्सन विल हैव टू बिकम दी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इधर लोकसभा और राज्यसभा, कहीं से भी हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी कहीं से हो सकते हैं, राज्यसभा से हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। नाउ इन द चैप्टर ऑन द लेजिस्लेचर, अगले वाला जो चैप्टर होगा हम उसमें देखेंगे कि पार्लियामेंट किस प्रकार से ये जो एग्जीक्यूटिव होता है इसको कंट्रोल करता है। बट रिमेंबर,
Most important feature of parliamentary executive is the executive is routinely under the control and the supervision of the legislature. काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो होता है वो कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका ये मतलब है कि अगर एक मिनिस्टर भी कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो सारे के सबको रिजाइन करना पड़ता है। इसका मतलब मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर यानी कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, इसके अंदर जितने भी लोग हैं, इसमें से एक इंडिविजुअल भी अगर पार्लियामेंट का सपोर्ट लूज कर देता है तो ऑल ऑफ देम विल रिजाइन। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये सॉलिडेरिटी में काम करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगी। और अगर कोई मिनिस्टर पॉलिसी से या डिसीजन से अग्री नहीं करता है कैबिनेट के, तो या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको बेसिकली रिजाइन करके छोड़ सकता है। जनरली जैसे ही कैबिनेट जो होता है वो डिसीजन ले लेता है तो वो सारे के सारे मिनिस्टर्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। सो इंडिया में और यूनाइटेड किंगडम में भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्री एमिनेंट प्लेस है गवर्नमेंट के अंदर। प्राइम मिनिस्टर के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी बनती है जब प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ओथ ले चुके होते हैं, और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन आ जाए या प्राइम मिनिस्टर की कोई आकस्मिक डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म हो जाती है। हाँ, डिमाइज, डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ ए मिनिस्टर, अगर उसमें से मिनिस्टर्स में से कोई छोड़ता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट करता है, किसी आदमी को नए आदमी को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में और पार्लियामेंट के भी बीच में। सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर एंड यहाँ पे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे है पार्लियामेंट और यहाँ पर है प्रेसिडेंट। उनके बीच का जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करने की जरूरत नहीं होती है, ही विल बेसिकली टॉक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्क्राइब किया था। ही इज द लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिकली मेन लिंच पिन है, उस पिन को हटा दिया जाएगा तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट बिखर जाएगी। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है प्राइम मिनिस्टर की कि वो प्रेसिडेंट को जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा, उनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यूनियन के बारे में, कोई भी नया लॉ इंट्रोड्यूस करने की जो बात चल रही है, वो सब की सब बातें प्रेसिडेंट को बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं। प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे क्रूशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, सारे के सारे पॉलिसीज में क्या नाम है इन्वॉल्व होता है। सो पावर विल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज थ्रू वेरियस सोर्सेज। पहले तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं, लोकसभा के भी वो लीडर होते हैं, अगर वो राज्यसभा में तो राज्यसभा के लीडर होंगे। ब्यूरोक्रेटिक मशीन यानी आईएएस और आईपीएस सबके सब उनके हाथ में कंट्रोल में होते हैं। मीडिया, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो मीडिया उनकी तरफ कैमरा करती है। पर्सनैलिटीज, प्रोजेक्शन एज ए नेशनल लीडर ड्यूरिंग द इंटरनेशनल समिटरी, जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होता है तो हमारे देश को रिप्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। हाँ, पावर विच द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली wields वो प्रीवेलिंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है तो दिस पर्सन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो जो दूसरी कोalition की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी इंपैक्ट आता है, वो भी अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा सा वील्ड कर सकते हैं। 1989 के बाद जब से कोalition एरा स्टार्ट हुआ है तो जनरली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बैलेंस बना के चलते हैं। पिछले 10 सालों में ये थोड़ा सा कम भी हो गया है क्योंकि जनरली एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर जो है वो बेसिकली मेजॉरिटी लेने की लेजिस्लेचर में एग्जिस्ट करती है, तो द प्राइम मिनिस्टर बेसिकली बिकम स्लाइटली मोर पावरफुल। In the first phase, these developments have resulted in growing discretionary role of the president. Second, जो कोएलिशनल नेचर होती है उसमें कंसल्टेशन से बेसिकली सारे के सारे पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज एक कोएलिशन बनाएंगी उन सबके साथ कंसल्टेशन करके डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक सिंगल इंडिविजुअल की अथॉरिटी कम हो जाती है। थर्ड, इससे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती हैं क्योंकि जब वो मिनिस्टर्स चुनते हैं या फिर रैंक और पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं तो जो भी कोएलिशन वाला इंडिविजुअल होता है वो भी उसके अंदर अपनी बात कह सकता है। फोर्थ, पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स हैं वो जब प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक वो कोएलिशन वालों के साथ कंसेंसस ना बिल्ड कर ले। लेकिन ये जो कहानी है ये सिर्फ 1989 से लेके 2014 तक की थी और हमारी एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी है तो इसलिए ये डिस्कस कर रही है। जनरली स्पीकिंग 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर हैज़ अगेन बिकम एन इक्वली पावरफुल फोर्स, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में था। उनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी है और वो जो डिसीजन है अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं। हाँ, 2024 में दोबारा से जब गवर्नमेंट बनी है तो इस बार फिर दोबारा से एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, तो हो सकता है प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर को जो कोएलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके बारे में उनके साथ भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को डिस्कस करने की जरूरत पड़े। सिमिलरली एट द स्टेट लेवल एग्जैक्टली इसकी कार्बन कॉपी एग्जिस्ट करती है, सेम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन वहां पर क्या है, यहां पर तो जो प्रेसिडेंट है दैट पर्सन इज इलेक्टेड,
ठीक है, तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द इंडिया है, बट ये इलेक्टेड आदमी है। स्टेट के लेवल पर ये हेड ऑफ द जो स्टेट होता है वो गवर्नर है, बट दिस इज अपॉइंटेड, ये आदमी होता है अपॉइंटेड। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बेसिकली इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तरह सिमिलरली लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी है, पर गवर्नर के पास प्रेसिडेंट से रिलेटिव थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है। लेकिन इसके अलावा मोर और मोर ये माइनर डिफरेंसेस के अलावा सेम सिस्टम ऑपरेट करता है स्टेट के लेवल पर भी, जैसा वहां पर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एक सिंगल पार्ट है ब्यूरोक्रेसी, राइट, विच इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इसमें सिंपल सा फर्क है, डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी और मिलिट्री सर्विस में क्या कहते हैं, इसको सिविल सर्विसेज कहते हैं। ये बस आइडेंटिफाई डिफाइन करने के लिए कि डिफेंस इज डिफरेंट और ये जो लोग होते हैं इनको सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि यही तो आप बेसिकली पहुंचना चाहते हैं यहाँ पे। स्किल्ड और ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, और इनको टास्क मिलता है, इनका वर्क है कि जो मिनिस्टर्स बनते हैं, जो सिलेक्टेड मिनिस्टर इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ पॉलिसीज और प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें, लेजिस्लेचर के लॉज बनाए जाएं और फिर उनको इंप्लीमेंट भी किया जाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स ये गवर्नमेंट पे चार्ज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इनके कंट्रोल में और सुपरविजन में होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर भी एंड कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा। वो कोई भी वॉयलेशन में काम नहीं कर सकते हैं जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया हो, और मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल बनवा के रखे। इंडिया ने एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना रखी है, ये साथ में पॉलिटिकली अकाउंटेबल भी है और ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होती है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये तो हर 5 साल में बदल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ, उनकी अलग पॉलिसीज होती हैं, उनको अलग प्रोग्राम्स होते हैं। वेर एज द ब्यूरोक्रेसी वो परमानेंट रहती है, तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहती है। दे डू वट दे आर बेसिकली टोल्ड बाय दी मिनिस्टर्स, वो यही काम करते हैं। सो एक पार्टी डिफीट होने के बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है, वो नई पॉलिसीज लगा लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बस फेथफुली और एफिशिएंटली नई पॉलिसीज को ड्राफ्ट करे, फिर उनको इंप्लीमेंट करने में लग जाए। अब इंडिया का ब्यूरोक्रेसी इज मैसिवली इनॉर्मस एंड ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, टेक्निकल और मैनेजीरियल स्टाफ है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रन करता है। तो अगर आपको डेफिनेशन कभी नहीं पता थी तो दिस इज ऑल कम अंडर ब्यूरोक्रेसी, ये सब के सब ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं। एक ऑल इंडिया सर्विसेज, ये 3 सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर देर इज ए सेंट्रल सर्विसेज, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। उसके बाद स्टेट सर्विसेज के भी आपने एग्जाम के बारे में सुना होगा, जो स्टेट पीसीएस है वो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए भी, जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के भी कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के भी बेसिकली टेक्निकल और मैनेजीरियल स्टाफ होता है, राइट। ऑल ऑफ दिस एक बड़ा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। नाउ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पता था कि यार ये जो सिस्टम है ये नॉन पार्टीशन और प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफिकली मेरिट के बेसिस पे ये इलेक्ट होने चाहिए। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है, जिनका टास्क है कि वो प्रोसेस से रिक्रूटमेंट करें सिविल सर्वेंट्स का फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सिमिलरली हर स्टेट लेवल पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि स्पेसिफिकली स्टेट के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है। इन सब का जो टर्म है, मेंबर्स जो बनते हैं उनका एक फिक्स टर्म होता है, और इनका जो रिमूवल और जो सस्पेंशन है वो एग्जैक्टली जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। नाउ मेरिट एंड एफिशिएंसी आर ऑब्वियसली नॉर्म्स फॉर द रिक्रूटमेंट, लेकिन जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक ब्यूरोक्रेसी में। इसीलिए जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर रिजर्वेशन भी है जॉब्स में, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशंस मिलती है विमेन को भी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी, ताकि ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट तो बनी रहे, साथ ही साथ जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको भी रिप्रेजेंट करे और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, समाज के जितने भी सेक्शंस हैं वो सबके सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, द फर्स्ट वन इज ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस और इंडियन फॉरेस्ट वाली, ये 3 है, ठीक है। सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन कस्टम सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, ये सारी की सारी सेंट्रल में आती हैं। एंड देन द स्टेट सर्विसेज, यहाँ पर प्रोविंशियल लिखा हुआ है लेकिन बेहतर वर्ड होगा स्टेट सिविल सर्विसेज। उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है, आरएएस का एक होता है, सारे के सारे स्टेट का अपना अलग अलग एग्जाम होता है। तो यूपीएससी जो सेलेक्ट करता है वो आईएएस और आईपीएस के लिए सेलेक्ट करता है, और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की ब्यूरोक्रेसी होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब ये है
कि सिलेक्शन यूपीएससी करेगा, पर ये लोग काम स्टेट के लिए करेंगे। सेंट्रल सर्विसेज का मतलब ये है कि ये लोग सेंट्रल सेलेक्ट करता है और सेंट्रल के लिए ही काम करते हैं। यूपीएससी सेलेक्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉइज होंगे, और स्टेट सर्विसेज का स्टेट रिक्रूट करेगा और स्टेट के लिए ही काम करेंगे। तो एक आईएएस और आईपीएस इज असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट, जहां पे वो स्टेट के अंदर काम करता है, बट दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जरूरत पड़ने पर दे कैन गो बैक टू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो कि इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। हावेवर जो ट्रांसफर है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो स्टेट के हैं, दे आर अंडर द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फेडरलिज्म वाले चैप्टर में। दिस इज दी सिंपल वन यार, इसके अलावा इसके चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। ग्रेट। अभी अभी रिसेंटली हमारे देश में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी एक मेजर लिया गया है, ताकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो, ज़्यादा अकाउंटेबल हो। जो ये आईएएस और आईपीएस जो डिसीजंस लेते हैं वो सारे के सारे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक्सेसिबल होते हैं। दिस वॉज द चैप्टर ऑफ द टुडे। 6 और चैप्टर बच्चे बड़े बड़े हुए हैं। हम उन 6 चैप्टर के बाद एक इंपॉर्टेंट एक 11th चैप्टर भी करेंगे, एक 11th क्लास भी करेंगे, जिसमें हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं इनको आज डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी अभी हमने पढ़े हैं, तो ये बेसिकली सारे के सारे नॉर्मल एकदम एक मोमेंट के अंदर हमें लगेंगे हाँ आता है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स अभी इमीडिएटली बता देंगे, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। एकदम आ गया ना, क्योंकि अभी अभी एक सेकंड पहले पढ़ा है। तो एट दिस मोमेंट हमको आपको ये एक्सरसाइज अभी अभी पढ़नी है। एनसीईआरटी को खोलो और अभी ये एक्सरसाइज पढ़ के इसके आंसर्स को देने की कोशिश करो। बाकी जब हम सारे के सारे 10 चैप्टर कर लेंगे तो 11th वाले चैप्टर में हम सारी की सारी एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उनको एक साथ बैठ के करेंगे, और साथ में हमें रिवीजन का मौका मिल जाएगा दोबारा से डिस्कशन करते हुए। राइट, आई सी यू टुमारो ऑन द चैप्टर नंबर 5। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। हो सकता है कल तक कॉपीराइट वॉपीराइट हो जाए, तो यू नेवर नो, बट भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान श्री कृष्ण इस बार अपने ही साथ है।